आज स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको दो डेरिवेशन कराऊंगा। ठीक है, तो उनको एज अ डेरिवेशन मत लें आप, क्योंकि थोड़े से लेंथी लगते हैं। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ डेरिवेशन छोड़ देते हैं, रिजल्ट याद रख लेते हैं। बट आप एडवांस के स्टूडेंट हो तो आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, एकदम फील करा दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। गॉट माई पॉइंट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। ठीक है, ओके। देखो एक एक पॉइंट समझना है, कैसे किया, क्या किया, और कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, तो मैं उस डाउट का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट में बता पाऊंगा। ठीक है, ओके। एक वायर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, क्लियर। इस वायर के कहीं पर भी, यहां पर सपोज एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नहीं आएगी? आई। बहुत स्लो ग्राउंड डेरिवेशन, भले ही आप डेरिवेशन ही सीखेंगे, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक, इस पूरे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना ही मेरा काम है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लिया फर्स्ट, ये पहला स्टेप। आप चाहो तो स्टेप भी नोट कर सकते हो, तो कॉपी में नोट करते जाओ। पहला स्टेप क्या है? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ठीक है, कहां से? उस पॉइंट से जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, एट दी वायर। क्लियर? सेकंड पॉइंट, वायर के दोनों एंड्स को उस पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। थर्ड स्टेप, परपेंडिकुलर से, ऐसा नहीं कहीं से भी स्टार्ट करना है। स्टार्ट कहां से करना है? परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर से, और जो एंड को ज्वाइन कराने वाली लाइन है उसकी तरफ एंगल मेजर करते हैं। तो आपको ये एंगल मेजर करने के लिए कहां जाना पड़ा? क्लॉकवाइज। और ये एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा बार। दूसरा एंगल कैसे मेजर करना है? स्टार्ट कहां से करना है? परपेंडिकुलर से। तो परपेंडिकुलर से किसकी तरफ? हाँ, एंड की तरफ। तो एंड की तरफ गए तो इस एंगल को नाम दिया थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एंगल को मेजर करने के लिए मुझे क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, और दूसरे एंगल को मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं यहां से घुमा दो तो क्लॉकवाइज हो गया। स्टार्ट कहां से करना है? परपेंडिकुलर से। तो इसको मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज और इसको मेजर करने के लिए क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब क्या करना है, ये एंगल ले लिया हमने, सॉरी थीटा और थीटा 2 हो गया। अब सोचो, यहां से वाई पे जाके dy का एक एलिमेंट है, और इस वायर पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, वायर पे जाके dy लेंथ का एक एलिमेंट कट कर लिया। इस एलिमेंट की वजह, सिर्फ इस एलिमेंट, अब भूल जाओ बाकी दुनिया में कुछ भी है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। सिर्फ हमारे लिए एक एलिमेंट है dy। इस dy लेंथ के एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। याद कर पुरानी बात क्या समझाई थी कि किसी भी चार्ज की वजह से, ये एक चार्ज है, इसकी वजह से उधर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो क्या करते थे? के दिस चार्ज और ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर, ये करते थे। और डायरेक्शन देने के लिए क्या करते थे? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लेते थे। ठीक है, ओके। यहाँ कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस पॉइंट पे कैसा चार्ज एज्यूम करोगे? पॉजिटिव। तो इस चार्ज पे से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? क्या इसको ज्वाइन कराने वाली लाइन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्या वो ऐसे आएगी? इसे मैंने नाम दिया DE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। क्लियर?
ओके, ये एंगल हमने एज्यूम कर लिया थीटा और ये एंगल एज्यूम कर लिया डी थीटा। कोई कष्ट यहां तक क्लियर है हर एक बात? ओके, अब सोच के देख, इस डी का वैल्यू कितना होगा? पहली बात, इस डी का वैल्यू सर के किसकी वजह से जनरेट हुई? इस चार्ज, इस पे चार्ज कितना होगा? इतनी लेंथ पर चार्ज कितना है? तो याद करो, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लेंथ का मास निकालना हो तो क्या करते थे? पहले मास पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू वो लेंथ जिसका मास चाहिए। इतनी लेंथ में कितना चार्ज आएगा कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं? चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। यहां पर क्या हो जाएगा? लैम्डा dy अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अगर मैं ये वाली डिस्टेंस को नाम दे दूं d, ध्यान समझना, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये तो आर होगा तो इसका भी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? ओके, ये एंगल सपोज मैंने ले लिया थीटा, ये थीटा था तो ये भी कितना? थीटा। तो इसका डी का इधर कंपोनेंट क्या होगा? डीई cos थीटा और इधर कंपोनेंट क्या होगा? डीई sin थीटा। इसको मैं बोल रहा हूं डीई परपेंडिकुलर और इसको बोला मैंने डीई पैरेलल। सर ये परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या है? समझिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो है जो वायर की लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और पैरेलल जाहिर सी बात है इसके पैरेलल डायरेक्शन में। क्लियर? ओके, अब एक बात समझो कि अगर मुझे नेट इस पॉइंट पर, क्या यहां से लेके यहां तक जितने चार्ज होंगे वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में चाहिए तो क्या करूं? एंगल तो हमेशा चेंज होगा। सोचो एलिमेंट यहाँ 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 यहाँ, तो ये एंगल चेंज होता जाएगा, जो थीटा एंगल है वो चेंज होता जाएगा। तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन चाहिए, जिसे मैंने क्या नाम दिया? ई परपेंडिकुलर। उसके लिए क्या करूं? क्या हर बार एक कंपोनेंट आएगा डी cos थीटा, इसे क्या कर दूं? इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और इसे इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? पैरेलल कंपोनेंट, और वही हमारे रिजल्ट्स हैं। गॉट माय पॉइंट? ओके, आगे देखिए। अगर हम बात करें डीई परपेंडिकुलर इंटीग्रेट करना तो हम किसको इंटीग्रेट करेंगे? डीई cos थीटा को। ठीक है, आप स्क्रीन स्टॉप करके डायग्राम नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर इस ट्रायंगल ध्यान देना, ये और ये और ये, इसमें tan थीटा लगाओ तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y अपॉन d। tan थीटा इज इक्वल टू y बाय d, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? d tan थीटा। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय d थीटा इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, सेक tan थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट? सेक स्क्वायर थीटा। इस d थीटा को हम यहां मान देते हैं। क्लियर है? ठीक, अब आगे देखते हैं। ये अपना dy इज इक्वल टू d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया। ठीक है, अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं आगे। जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट था डीई
परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा डी ई कॉस थीटा। डी ई का वैल्यू कितना था याद करो, और कॉमन सेंस रटना नहीं, हटा दिया फिर भी देख पता सिंपल, के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? और यहां पर क्या रखेंगे, ये तो है ही कॉस थीटा। अच्छा, व्हाट अबाउट लिमिट? देखो जो हमारा परपेंडिकुलर था, ऐसे डायग्राम था, इससे इधर कितना एंगल तक आपको एलिमेंट मिलते जाएंगे, θ1 तक, और इधर कहां तक, θ2 तक। तो लिमिट क्या होनी चाहिए, θ2 से θ1, क्या इतने ही हाइट तक, इतने ही एंगल तक एलिमेंट मिलते रहेंगे, ठीक है ओके। बट यहां पर एक मैंने माइनस साइन लगा, माइनस क्यों बताता हूं, फील कराऊंगा एक चीज। आप सोचो इस एंगल को मेजर करने के लिए कैसे रहते हैं, क्लॉकवाइज। तो अगर आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो इसको मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसा लोगे, हाँ नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन आया, ठीक है ओके। अब देखो के लैम्डा इंटीग्रेशन dy का वैल्यू क्या था, अभी भी हमने देखा, dy का वैल्यू था d sec स्क्वायर थीटा और d थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, यहां पर तो हो गया d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था tan थीटा इक्वल क्या था, y बाय d, y इक्वल टू d tan थीटा। तो यहां रखोगे d tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोई परेशानी इसमें? अब ध्यान से, इसमें से d स्क्वायर कॉमन लिया तो ये ऊपर जो d है एक कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना d, एक। तो नेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा k लैम्डा बाय d, ठीक है ओके। ऊपर क्या है sec स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गए। क्लियर? पक्का? बहुत बढ़िया। अब बचा क्या, सिर्फ cos थीटा d थीटा। क्या ज्यादा हवा में तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है? इंटीग्रेशन कौन रह जाएगा, cos थीटा d थीटा, लिमिट तो वही चल रही है माइनस θ2 से थीटा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, k लैम्डा बाय d cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। कई लोग चिल्ला रहे हैं माइनस sin थीटा, अबे गधेड़ो डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा sin थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा sin थीटा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin θ1 माइनस sin माइनस ऑफ θ2। क्लियर है यहां तक ओके। तो k लैम्डा बाय d क्या आ जाएगा यहाँ पर sin θ1 प्लस sin θ2, ये हमारा आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छे से देखो, जबरदस्त फील आएगी आपको, डायरेक्शन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड में भी डायरेक्शन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 12th के सारे डायरेक्शन कराऊंगा, हर साल कराते हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो जितने भी आपको डायरेक्शन बोर्ड में आएंगे, हमारे लिए तो कोई काम के नहीं होते एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे ये तो है लेकिन बहुत सारे नहीं होते, लेकिन मैं आपको 12th के सारे डेरिवेशन कराऊंगा, ईच एंड एवरी डेरिवेशन, और सारे फील कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि याद कैसे रखते हैं, ठीक है? बस ढंग से परफॉर्म करते जाइए। तो ये आगे, अच्छा आपको ये बात पता तो है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, ये तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है ओके। अब एक बात समझ कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये हो गया, पैरेलल कंपोनेंट में सोचो क्या डिफरेंस था। पैरेलल जो कंपोनेंट था, जो पैरेलल कंपोनेंट था उसमें डीई कॉस थीटा की जगह डीई साइन थीटा आएगा, तो थोड़ा फील करें, लॉजिक लगाते हैं। बाकी सब तो एज इट इज रहेगा, लास्ट में जहां यहाँ कॉस थीटा बचाना, क्या बचेगा, क्या बचेगा, सोच के देखो, हाँ साइन थीटा,
ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, पैरेलल कंपोनेंट विल बी के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। ठीक है, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे आप तो आपको क्या मिलने वाला है, पैरेलल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई डी, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1 यहां लिख देता हूं, के लैम्डा बाई डी माइनस कॉस थीटा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस माइनस ऑफ थीटा 2। अब ये माइनस साइन बाहर नहीं आना, अभी बताया, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये दोनों फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, डेरिवेशन भी समझा दिया आपको, फील भी करा दिया, बट ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल से है। ठीक है, क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक किसी भी फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वायर के परपेंडिकुलर और दूसरा वायर से पैरेलल। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसका वैल्यू के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो होता है के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है, फील आई यहाँ तक ढंग से, बहुत बढ़िया, अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ काम क्लास है। अच्छा, डेरिवेशन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या थे, फिर से एक बार रिवाइज करा, बोलो रट लो। क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, किस पर, वायर पर, कहां से, उस पॉइंट से जहां जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दूसरा स्टेप क्या था, दोनों एंड्स को उस पॉइंट से ज्वाइन कराते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फिर तीसरा एंगल जो देखते थे थीटा 1 और थीटा 2, कहां से स्टार्ट, कहां से करना है, परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों में कैसा साइन था, अपोजिट साइन था, एक प्लस तो दूसरा माइनस। अगर सोचो दोनों सेम डायरेक्शन में जाना पड़ता है एंगल मेजर करने के लिए तो फिर दोनों प्लस साइन लेते हैं। ठीक है, ओके, अब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अभी काम करते हैं, अभी तो स्टार्ट हुए हैं, इस पर बहुत डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, पीएचडी करा दूंगा ये ढंग से। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सबसे पहली बात तो ये कि थीटा 1 और थीटा 2 किसे एज्यूम करना है। ठीक है, तो आप लिखो इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको जो बिगर एंगल हो, दो जो एंगल होंगे, कौन से दो एंगल, थीटा 1 और थीटा 2, उनमें जो एंगल बिगर हो, बड़ा हो, उसे थीटा 1 एज्यूम कर लेना है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर और पैरेलल की डायरेक्शन क्या होने वाली हैं वो हम देखेंगे किससे, कॉमन सेंस से। इंपोर्टेंट पॉइंट पहला क्या है, किसको थीटा 1 एज्यूम करना है, जो पहले लिखा हो, ये जो पहले लिख जाए नहीं, जो एंगल बड़ा हो उसे थीटा 1 लेना है। फिर पैरेलल और परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होंगे ये हम किससे देखेंगे, कॉमन सेंस से, है ना। कई लोग कॉमन सेंस की बात पर खुश हो रहे होंगे, हमारे अंदर तो है ही नहीं भाई, कहाँ से देखेंगे। चलो अच्छा देखते हैं, मान लो कि ये एक वायर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे, कई लोग सोचते हैं सर नेगेटिव क्यों लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे, टेंशन मतलब जो तू सोचेगा वो सारी चीजें हम यहाँ कराएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये यहाँ से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे एंड ज्वाइन करा। अब मान लो ये एंगल है, कुछ भी ले लो, 45 डिग्री, और ये एंगल जो है 30 डिग्री है। तो क्या एज्यूम कर रहा है, क्लैरिटी अपने को, मैं आपसे जिसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताऊं तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा
वो आएगा k लैम्डा बाई डी। डी कौन सा? ये साइन 45 प्लस साइन 30 डिग्री। फिर पूछूंगा पैरेलल कंपोनेंट, तो आप बोलोगे पैरेलल कंपोनेंट होगा k लैम्डा बाई डी cos 30 माइनस cos 45। क्लियर? ओके। अब व्हाट अबाउट डायरेक्शन? ये पॉइंट ध्यान समझना, फील आनी चाहिए इसमें। परपेंडिकुलर याद करो, वायर की लेंथ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता था। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। डायरेक्ट ये हो गया परपेंडिकुलर। अब व्हाट अबाउट पैरेलल? राइट या लेफ्ट? इसमें है थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब सोचो पैरेलल कंपोनेंट कहाँ आएगा? ध्यान समझना, फील करें पैरेलल कंपोनेंट। हाँ भाई, कहाँ आएगा? सोचो, ध्यान से। इस साइड जो चार्ज है वो इस साइड के चार्ज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 45 पे बड़ा है। तो सोचो इधर के चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो किस डायरेक्शन में आती है? ऐसे कुछ। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, इधर और इधर। इस सेगमेंट जो बड़ा सेगमेंट है उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ऐसे आती है, और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इधर और इधर। और इधर वाली की वजह से ऐसे आती है और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, इधर और इधर। तो जो ऊपर वाले कंपोनेंट है वो तो ऐड हो गए, खुश हैं अपनी जिंदगी में। ये दो गधेड़े आपस में लड़ रहे हैं। अब जीतेगा कौन? जो बड़ा होगा। बड़ा किस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जिसका एंगल बड़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में चाहिए? क्या बात समझ आ गई? खत्म। क्लियर है? स्क्रीन स्टॉप करो, अच्छे सोचो मैंने समझाया। क्लियर? ओके, हटा दो इसको, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये पॉजिटिव की जगह चार्ज नेगेटिव होता, तो सोचो, ध्यान समझना, कॉमन सेंस, मैग्नीट्यूड तो यही होता, डायरेक्शन कैसे देखोगे? इधर वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचो क्या होता। हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर? पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर देते, किया पॉजिटिव चार्ज एज्यूम। इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ऐसे आता? ठीक है, एक मिनट। और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इधर और दूसरा इधर। ठीक है, इधर की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती? इधर। और इसके दो कंपोनेंट, एक तो होता इधर और दूसरा होता इधर। सोचो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता वो किस डायरेक्शन में आता? कि बात समझ आ गई? हाँ, ये तो दोनों ऐड हुए, अभी भी जिंदगी में खुश हैं ये दोनों, बट गधेड़े कौन है? परपेंडिकुलर वाला। अब जीतेगा कौन? क्या इसका एक इधर कंपोनेंट है और इसका जो इधर कंपोनेंट है, तो ये वाला कंपोनेंट इसके कंपैरिजन में स्मॉल हो, ये वाला स्मॉल हो, तो नेट कहां बचेगी? क्या राइट साइड बचेगा इस बार? तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ई पैरेलल। क्लियर है? फील आई अच्छे से? समझ आया? पक्का? बहुत बढ़िया। स्क्रीन स्टॉप करो, नोट कर लो इसको। अब बात आती है इसमें एक स्टार मार्क करो और पॉइंट नोट करो। इनफाइनाइट लेंथ वायर, अभी कैसा था? फाइनाइट लेंथ का, फिक्स लेंथ का।
अबे इनफाइनाइट लेंथ वायर, सोचो अगर मैं पूछूं इसके सामने एक पॉइंट है कहीं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वही सारे पॉइंट आएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एलिमेंट कट करोगे, ये वो सब चलता है। कहाँ चेंज आएगा? अब फील आएगी आपको जम के एकदम, क्या लिमिट्स में चेंज आएगा? सोच लिमिट क्या होगी, माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, एंगल के फॉर्म में सोच, तो ध्यान से सोच, जब ये ऐसे था तो एंगल कैसे ज्वाइन कराते थे? अब सोचो वायर ऊपर इतनी लेंथ का है, तो एंगल ये होता ऐसा, वायर थोड़ा और बड़ा किया, यहां पहुंचे तो ऐसा होगा, ठीक है। और लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या ये एंगल बढ़ता जाएगा? सोचो इनफिनिटी बहुत दूर, क्या ये एंगल ऐसे 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 हो जाएगा इनफिनिटी, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा? 90। ऐसे थीटा 2 क्या हो जाएगा? क्या नीचे हो जाएगा -90, ठीक है। तो जो हमारे परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट थे, अब सोचो क्लियर है, थीटा 1 थीटा 2 क्लियर है। लिमिट्स में जहां लिमिट लगाई थी थीटा 1 और थीटा 2, वहां लिमिट अब क्या लगाओगे? 90 और -90। फॉर्मूले में जहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सोचो फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? सोचो k λ/d sin 90 प्लस sin 90। अब कई लोग सोच रहे हैं sin 90 प्लस 90 -90 नहीं, कई लोग सोच रहे हैं अभी तो इसने बोला था कि थीटा 2 -90 लेना है, हम डेरिवेशन में ऑलरेडी माइनस साइन पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सब्स्टिट्यूट करते टाइम किस बात का ध्यान रखना है? ये एंगल कैसा लेना है? प्लस का। तो ई लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k λ/d, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, डायरेक्शन ये होगी इसकी। व्हाट अबाउट पैरेलल? क्या पैरेलल 0 हो जाएगा? हाँ, तो इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2k λ/d, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, क्लियर। सेकंड पॉइंट नोट करो, ये है इनफाइनाइट वायर। दूसरा हम पढ़ेंगे सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। नोट करो इसको, सेमी इनफाइनाइट को। यहां से एक पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब ध्यान सोचना, ये थोड़ा फील्ड वाली पॉइंट, थीटा 1 क्या करते थे? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कर दिया पहला पॉइंट। दूसरा स्टेप क्या होता था? दोनों एंड को ज्वाइन कराते थे। एक तो एंड ये हो गया ज्वाइन, ये एंड कहां जाके ज्वाइन होगा? ऐसा ना यहां मिला, अरे ये इनफाइनाइट है, तो ये एंड को इसको इससे ज्वाइन कराने के लिए लाइन हमें क्या इसके पैरेलल रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनफिनिटी जाके मिलेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा एंड कहां है इसका? दूसरा एंड तो यही, तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की लाइन ड्रॉ की थी और जो सेकंड एंड को ज्वाइन कराने वाली लाइन है, वो दोनों लाइन एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते थे? थीटा 1 और थीटा 2। सो जिसमें थीटा 1 तो कहाँ है? 90, और थीटा 2 कहां से मेजर करते थे? परपेंडिकुलर से। किसके बीच का एंगल होता था थीटा 2? परपेंडिकुलर और दूसरे एंड को ज्वाइन कराने वाली लाइन के बीच का, वो तो ओवरलैप कर, मतलब थीटा 2 क्या है? 0। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा इसमें? k λ/d sin 90 दैट इज 1। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया ऐसे। और पैरेलल कंपोनेंट सोच के देखो किस डायरेक्शन में होगा,
क्या नीचे ही होना चाहिए? सर ऐसा क्यों? अरे जो भी चार्ज है वो तो यही है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? कुछ ऐसे आती है, और अगर वो ऐसे आती है तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो एक इधर और एक इधर। अच्छा, कंपोनेंट का वैल्यू बोलो पर पैरेलल कंपोनेंट का k लैम्डा बाई डी cos 0 माइनस cos 90, तो कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई डी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर इन दिस सिचुएशन विल बी √2 k लैम्डा बाई डी। क्लियर है? फील आई? डेरिवेशन में फिर बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एरोडो के खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा एकदम मजेदार। और जिस स्टूडेंट ने डेरिवेशन में जरा सी भी लूज कर दिया कॉन्सेप्ट, तो आपको ऐसा लगेगा बाउंसर पड़ रहा है फिर। ठीक है, जो डेरिवेशन समझ के छोड़ मत देना। अगले लेक्चर में एक और डेरिवेशन कराऊंगा रिंग का, और फिर करेंगे इसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मिक्स प्रॉब्लम, रिंग प्लस वायर। क्लियर? क्लियर? पक्का? ओके, बाय बाय, टेक केयर।